बेघर हुए लोगों का अभी तक नहीं हो पाया पुनर्वास। ठाठरी की नई बस्ती के 21 परिवार अभी भी पशुपेश में। अस्थायी तौर पर सरकारी स्कूल में दिया गया है आश्रय। बटोद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 अभी भी बंद। पस्तियां गिरने के कारण बाधित हो रहा यातायात। हाईवे की मरम्मत का काम जोरों शोरों से है जारी। महिला अपराधों पर सांबा पुलिस चीफ ने कड़े किए तेवर। सभी थानों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश। लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने दिया धरना। सरकार पर किसानों को उजाड़ने का आरोप। मढ़ीन तहसील में प्रदर्शन कर जताया एतराज। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। डोडा और किश्तवाड़ जिले की सीमा पर स्थित ठाठरी के नई बस्ती इलाके में जमीन खिसकने से बेघर हुए लोगों का पुनर्वास अभी तक नहीं हो पाया है। इस इलाके में 21 परिवारों को प्रशासन ने अस्थायी तौर पर सरकारी स्कूल में आश्रय दिया है, लेकिन इन्हें स्थायी तौर पर कहां बसाया जाएगा इस बाबत अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। इन लोगों के माथों पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं और ये अपने भविष्य को लेकर भी पशुपेश में है। इसकी पूरी जानकारी के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ वसीम गट्टू यहां पर जुड़ेंगे, लेकिन वहीं पर आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले बात करें तो ठाठरी के इलाके से घर टूटने की, उनके घरों में दरारें पड़ने की जो खबरें थी वो सामने आई थी और ये भी देखने को मिला था कि बहुत से ऐसे घर थे जो कि टूट चुके हैं और कुल मिलाकर 21 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है। जियोलॉजिकल टीम का भी ये कहना था कि जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस की वजह से ये पूरे इनके घरों को जो नुकसान है वो पहुंचा है। यानी कि ये घर जो इन्होंने बहुत ही सपनों के साथ बसाए थे, वहां पर दरारें आने की वजह से इन्हें एक स्कूल में शिफ्ट किया गया। लेकिन आगे जाकर इन फ्यूचर ये लोग कहां रहेंगे, किस तरीके से अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे, इसको लेकर अभी तक सरकार ने इनको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है और इनका साफ कहना है कि जो परेशानियां हैं वो इनके लिए आगे खड़ी हो रही हैं, क्योंकि कितनी देर ये एक ही स्कूल में रहेंगे सब लोग। और 21 परिवार हैं कुल मिलाकर, 21 परिवार के जितने भी बच्चे, परिवार के बुजुर्ग, सभी को उसी स्कूल में रहना पड़ रहा है। लेकिन एक परमानेंट तरीके से इन्हें कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, इनके कंपनसेशन क्या दिया जाएगा और ये जो लोग जिनके घर टूटे हैं इसको लेकर किस तरीके से सरकार सोच रही है, इसको लेकर अभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है। और हालांकि अगर बात करें तो काफी दिन हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए, स्कूल में रहते हुए, लेकिन आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि डोडा के ठाठरी इलाके में जो लोग बेघर हुए हैं और घर किस तरीके से टूट चुके हैं, ये भी तस्वीरें साफ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर 21 परिवार ऐसे हैं जो कि इस पूरे जमीन खिसकने की घटना की वजह से प्रभावित हुए हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करते हैं हम लोग सरकार की, तो सरकार इनकी तरफ कोई नजर नहीं डाल रही है। इन लोगों को अस्थायी तौर पर तो स्कूल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन परमानेंटली इनको क्या सॉल्यूशन दिया जाएगा, कहां पर रखा जाएगा, इसको लेकर कोई बात अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आई है। तमाम जानकारी के लिए वसीम गट्टू हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, वसीम से जानेंगे। वसीम, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से जब इन्हें शिफ्ट किया गया था स्कूल में और ये कहा गया था कि आपको कुछ देर यानी कि टेम्पररी बेसिस पर यहां रहना होगा और उसके बाद आपको शिफ्ट किया जाएगा कहीं और, तो उस समय क्या पूरी बात हुई थी? क्या इन्हें कंपनसेशन अमाउंट देने की बात कही गई थी या फिर जमीनें देने की बात कही गई थी? क्योंकि ये लोग अब उन घरों में तो वापस नहीं जा सकते, ये तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन आगे भविष्य में कहां जाएंगे वो एक क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से आपने बताया कि ये देखिए ठाठरी का वार्ड नंबर 1 का इलाका है, जहां पे आप देख रहे हैं कि इस तरह की दिक्कत जब कुछ दिनों पहले हुई, एक इलाका जो है पूरा खिसक गया वार्ड नंबर 1 का। और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग टीम्स वहां पे है। जिस तरह से 2 दिन पहले जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम एक आई थी जिसने वहां पे सैंपल वगैरह लिए हैं, और अलग अलग जम्मू यूनिवर्सिटी से भी टीम एक आई थी जो वहां पे पहुंची थी और जानने की कोशिश की थी, इस चीज को खंगालने की कोशिश की थी
किस कारण ये हादसा वहां पे पेश आया। मगर कुछ दिनों पहले जब मैं उन लोगों से मिला, लगभग 21 कुंभों के लोग हैं, यानी कि 21 फैमिलीज के लोग हैं जो अभी दरबदर है, जिनको टेम्परेरी बेस पे एक स्कूल में रखा गया था, सरकारी स्कूल में रखा गया था, और उसके बाद बोला गया था कि इनके लिए कोई अल्टरनेट, इनके लिए कोई हल ढूंढा जाएगा। मगर अभी टिल टाइम तक कोई भी हल नहीं ढूंढा गया है, और जो लोग काफी ज्यादा परेशान है। आपको बताना चाहूंगा, ये लोग जो है वहां से जो निकल गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही जो है स्कूल अब लग जाएंगे, उसके बाद ये लोग कहां जाते, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब ये जो कुछ लोग हैं वो चले गए हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में चले गए हैं, कुछ लोगों ने जो है वो अपना रूम किया हुआ है, जो प्राइवेट कुछ लोगों के घरों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग काफी ज्यादा इस वक्त परेशान हैं, और इनका ये भी मानना है कि हम सबसे, आपको बताना चाहूंगा, जब मैं इस इलाके के अंदर गया, सबसे गरीब तबका ये है, सबसे गरीब लोग ये है जो वहां पे दिहाड़ी अपना कमाते थे, उसके बाद अपने घरों में चले जाते थे। और ये भी है कि एक घर में बनाने को बहुत अरसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। ये यही लोग जान सकते हैं कि जिन लोगों पे इस तरह की अभी बीत रही है। इनका ये भी मानना है, जब मैं गया इनसे जानने की कोशिश की, इन्होंने ये बताया कि इलाका अब बसने के लायक नहीं है, हम वहां पे रहने के लायक नहीं है। इनका ये कहना है कि सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि हमें कोई परमानेंट जगह दी जाए, कोई जगह हमारे लिए चुनी जाए जहां पे हम फिर से घर बनाएं। और ये भी उनका ये भी कहना है कि हमारे लिए जो है तो कंपलसेशन वगैरह दिया जाए जहां पे अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका ये है कि अगर हम बात करें चिनाब खेते की, तो सरकार के लिए कोई इनके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा काम कर रही है, और इनके लिए कोई जरूर कोई बीच का रास्ता ढूंढेगी। और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इनके लिए यही सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनके लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाए, ताकि ये भी लोग राहत की सांस लें। जी बिल्कुल, आपसे वसीम यहाँ पर एक सवाल ये रहेगा कि इस बात से दो राह नहीं कर सकते कि सरकार की लापरवाही थी, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क वहां पर शुरू किया गया तो उस वजह से इन लोगों के मकानों को जो नुकसान है वो पहुंचा है। अब वहां पर जियोलॉजिकल जो टीम है उसे भेजा जा रहा है, अलग अलग टीम्स को भेजा जा रहा है, स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार की लापरवाही का जो अंजाम है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, खासकर गरीब तबके को भुगतना पड़ रहा है। तो जो सरकार के नुमाइंदे बनते हैं वो इन लोगों के लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे, वो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो एसडीएम ठाठरी, मैंने उनसे अभी कुछ देर पहले बातचीत की कि अभी तक इन लोगों को रिहेबिलिटेट क्यों नहीं किया गया, कोई जगह इनके लिए क्यों नहीं चुनी गई। उनका ये मानना होता है कि हमने जो सीनियर अथॉरिटी, जो हमारी हायर अथॉरिटीज होती हैं, उनसे बातचीत क्यों, क्योंकि ये डिप्टी कमिश्नर के हाथ में इस तरह की चीज नहीं होती है। वो अपनी जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको ये बता रहे हैं, उनको रिटर्न में भी मुझे लगता है कि दिया होगा कि 21 कुंभों के लोगों को कहां बसाया जाएगा, क्योंकि एक मस्जिद भी है, एक मदरसा भी है, लगभग मदरसे के अंदर लड़कियों का मदरसा है, लगभग 200 से ज्यादा बच्चियां होती, तो उनको भी रिहेबिलिटेट करने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में इन लोगों के लिए जरूर कोई अच्छी बात होगी, इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और कंपलसेशन भी दिया जाएगा, जिस तरह से हमारी एलजी एडमिशन काफी अच्छा काम कर रही है। जी एक आखिरी सवाल वसीम आपसे लेना चाहूंगी, इन लोगों की बात करें, इनके मकानों की बात करें और टीम्स को वहां भेजा जा रहा है, तो आगे क्या कोई सरकार की तरफ से कोई प्लान है? क्योंकि ठाठरी की बात कर रहे हैं तो ठाठरी में जो वहां पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसकी वजह से ही ये सब नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शनल वर्क वहां चल रहे हैं उसको लेकर सरकार किस तरीके से प्लान लेकर आ सकती है, अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी आपके पास है तो? पहले भी देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, देखिए जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, मगर अभी हम ये नहीं बता सकते कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ही वो हादसा वहां पे पेश आया, क्योंकि वो इलाका जो है वो आस्ता आस्ता खिसक रहा है। उसमें हम ये बता सकते हैं कि जब हमारी जो टीमें वहां पे, जिनने विजिट वहां पे किया है, जब वो अपनी रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताएंगे कि इस वजह से वहां पे हादसा पेश आया। यह भी बताना मुश्किल होगा कि किस कारण वहां पे इस तरह का हादसा पेश आया है और क्यों हादसा वहां पे पेश आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है अभी डरे हुए हैं कि डोडा के अंदर भी मत इस तरह का हादसा पेश आए, या बाकी सारे जो इलाके हैं वहां पे टीमों को इसलिए भेजा जा रहा है कि जो बाकी इलाके हैं उसके साथ जो अलग अलग एरिया जो जुड़ते हैं, क्या वहां पे भी हादसा पेश आ सकता है, इसलिए टीमों को भेजा जा रहा है। और वहां पे जो टीम अभी विजिट करके गई है, उन्होंने वहां पे सैंपल वगैरह भी उठाए। जब टीम वहां से निकलेगी, वहां से जो अपनी रिपोर्ट जो रिटर्न में पेश करेगी, उसमें यह देखना होगा कि किस कारण वहां पे हादसा पेश आया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू, और वहीं पर वसीम गट्टू ने जिस तरीके से बताया है कि पूरा मामला क्या कुछ है और उसको लेकर जो है अभी तक सरकार ने जो 21 परिवार है जो कि अस्थायी तौर पर उन्हें एक जगह पर शिफ्ट किया गया था, हालांकि स्कूल लगने के बाद अब वो लोग वहां से भी अपने रिश्तेदारों के घर या फिर किराए पर कमरे लेकर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि सरकार इनको लेकर कोई एक पॉलिसी बनाए, इनको वापस से कहीं स्थायी तौर पर शिफ्ट किया जाए।
तो चलिए, बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पर अभी तक यातायात बंद है, लेकिन वहीं पर भूस्खलन के कारण ठाठरी, गंदोह और किश्तवाड़ जाने वाला यातायात लगातार बाधित हो रहा है। हालांकि हाईवे की मरम्मत का काम अभी तक जोरों शोरों से जारी है, लेकिन कब तक खुलेगी ये सड़क मार्ग, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय शान कुछ ही देर में यहां जुड़ेंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिन रात यहां पर काम किया जा रहा है और जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, इस लैंडस्लाइड्स को हटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि यातायात को खोला जाए, मूवमेंट को वापस से बहाल किया जाए, क्योंकि बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पर जिस तरीके से भूस्खलन की ये घटना सामने आई है, उसके बाद से जितनी भी मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं और यातायात बाधित होने की वजह से बहुत ही एक स्वाभाविक बात है कि जो असर है वो पड़ता है लोगों पर, क्योंकि अगर नेशनल हाईवे ही बंद रहेगा, जिसको लाइफलाइन कहा जाता है किसी भी एक शहर की, तो उस बीच बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को भी होती है। खासकर बात करें ट्रांसपोर्टर्स की, तो उन्हें भी काफी परेशानियां होती हैं। और बटोत किश्तवाड़ का रास्ता बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, जहां पर लैंडस्लाइड्स हमें अमूमन देखने को मिलती है और वैसा ही कुछ अभी भी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। और हालांकि इस पर नेशनल हाईवे कल से बंद बताया जा रहा है और अभी तक इसको खोलने के लिए जो कार्य है वो किया जा रहा है, लेकिन ये सड़क कब तक खुलेगी इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी अभी तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी नहीं की गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी में कहीं पर भी हमें जो जानकारी है वो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन तमाम जानकारी क्या कुछ है इस पर भी अजय शान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और अजय शान से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो कार्य है वो किया जा रहा है और जो गाड़ियां रुकी हुई हैं कितनी की तादाद में जो हाईवे है उस पर अभी हमें कुछ घंटों तक इसे यातायात को खोला जाएगा या नहीं। तो अजय, पहला सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे की। तो नेशनल हाईवे जो है वो अभी तक खोला नहीं गया है, तो स्टैंडर्ड व्हीकल्स क्या कुछ हाईवे पर हैं इस समय? देखिए, ये जो ठाठरी के करीब डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पे स्लाइड आया है, तो वहाँ पर सड़क का जो वाइडनिंग का काम चल रहा है, उस वजह से जगह जगह पर स्लाइड आ रहे हैं। मौसम भी खराब है, बारिश वजह से सारा लूज हो गया। तो सुबह सुबह करीब जब खबरें आई हमारे पास कि 4 बजे से वहाँ पर जो काम चल रहा है और अभी कुछ देर में रास्ता खोल दिया जाएगा, लेकिन बस्ती के कारण दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जो लोग सुबह जम्मू के लिए निकले थे या कश्मीर के लिए निकले थे वो ठाठरी में फंसे हुए, तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है और लंबी कतारें जो है वाहनों की वहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन वहीं पर अजय, एक और सवाल जो रहेगा कि किस तरीके से जो इन्हें फैसिलिटीज हैं वो दी जा रही हैं, क्या वहां पर जहां पर ये गाड़ियां रुकी हैं किसी तरीके की खाने की दुकानें वहां पर है, रहने के लिए कुछ होटल्स हैं वहां पर, या फिर लोगों को जो है वो वहीं पर रहना पड़ रहा है? देखिए, जो एक तरफ से जो किश्तवाड़ या ठाठरी या गुना की तरफ से जो गाड़ियां गई हैं जी, वहाँ उनके लिए एक रेस्टोरेंट तो है, लेकिन जो दूसरी तरफ से वाहन है उनके लिए वहां पर कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि एक लंबा क्षेत्र है जहां पर तो बिजनेस पॉइंट्स है कम जगहों पर हैं। ठाठरी पंप के पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था जरूर है, लेकिन जो दूसरी तरफ से गाड़ियां फंसी हैं वहां पर कोई व्यवस्था इस प्रकार नहीं है, सरकार की नहीं है, और लोग चाहे छोटे बच्चे हों बुजुर्ग हों उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान। और वहीं पर 244 नेशनल हाईवे अभी भी बंद है और इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि यातायात बाधित होने की वजह से अब देखना ये है कि आज शाम तक जो अटकलें हैं वो जताई जा रही हैं कि हाईवे को खोल दिया जाएगा। तो चलिए, अब सांबा जिले की बात करते हैं। सांबा जिले में महिलाओं के प्रति अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला किया गया है। जिले में एसएसपी बेनाम तोष ने सभी थानों और चौकियों के प्रभारियों को इस बाबत सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और तो और महिला अपराधों के लंबित मामलों पर भी एसएसपी ने अपने तेवर सख्त करते हुए इन्हें जल्द से जल्द सुलझाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन वहीं पर जिस तरीके से विमेन के
विमेन क्राइम बढ़ता जा रहा है और चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत आते हैं, डाउरी के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। इस बीच जरूरी ये है कि महिलाओं के प्रति जितना भी अपराध हो रहा है उस पर नकेल कसी जाए और इसको ध्यान में रखते हुए, इसको संज्ञान में लेते हुए अब हमें सांबा में देखने को मिल रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए। तमाम जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो खासकर वो क्राइम जो कि महिलाओं के को होता है या महिलाओं पर किया जाता है उस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको लेकर पुलिस डिपार्टमेंट को किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि महिलाओं के प्रति जो वो पूरी तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा, उनके हितों को लेकर बात की जाएगी और अगर महिला कोई प्रताड़ित होती है, कोई भी महिला विक्टिम है, तो उसको लेकर जो है वो यहाँ एसएसपी सांबा ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए तमाम एसएसपी को ये डायरेक्शन दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम किया जाएगा और खासतौर पर जो महिलाएं जो जिसमें रेप केस को लेकर हम बात करें, मोलेस्टेशन को लेकर बात करें, टीजिंग को लेकर बात करें या फिर दहेज प्रताड़ना को लेकर बात करें, तो अगर इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग जो है वो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की नीति अपनाकर जो वो पुलिस ने अब काम करना शुरू कर दिया है और उसी के साथ साथ अगर किसी महिला की सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है तो उसमें भी नेसेसरी एक्शन करते हुए जो है वो मामला दर्ज किया जाएगा और अंडर लॉ रहकर जो भी प्रावधान होंगे उन प्रावधानों का इस्तेमाल कर जो वो केस को सुलझाया जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो पेंडिंग केसेस हैं, जो तमाम महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं, जो विक्टिम महिलाएं हैं, उनके जो मामले भी पेंडिंग चल रहे हैं, तो उन तमाम फाइल्स को जो वो ओपन किया जाए, जल्द से जल्द इन मामलों को भी सुलझाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये साफ होकर है कि महिलाओं के हित की बात की जाएगी, महिला प्रताड़ित ना हो और महिलाओं को तंग करने वाले जो शरारती तत्व है उनके खिलाफ तक जो यहाँ पर कार्रवाई है वो की जाएगी। ये डायरेक्शन तमाम एसएचओ जिला सांबा के जो है उनको जो वो ये डायरेक्शन पास कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कई बार ऐसा देखा है कि कोई महिला विक्टिम जब होती है तो उनका जो मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज होता है तो कई महीनों कई सालों तक जो वो मामला सुलझता नहीं है। हालांकि मामला ऑनरेबल कोर्ट में जरूर होता है, वहां पर भी जो वो कुछ प्रूफ दिए जाते हैं, फिर आई विटनेसेस को वहां पर जो पेश किया जाता है, तो उससे भी थोड़ा सा प्रोसेस में जो डिले हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर काम करने का जो ये सिस्टम शुरू किया है पुलिस ने, उसमें साफ तौर पर कहना कि इसमें डिले नहीं होना चाहिए और वक्त पर जो महिलाओं को इंसाफ मिले, यानी कि इस तरह की नीति अपनाकर काम किया जा रहा है। क्योंकि हमने इससे पहले भी कई उदाहरण देखे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठे हैं कि मामले तो दर्ज किए जाते हैं लेकिन उसका कोई निपटारा नहीं किया जाता। लेकिन वहीं पर एक सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा ऋषि, कि जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था कि कुछ शहरों में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा सेल्फ डिफेंस की कोचिंग स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर लड़कियों को दी जा रही थी, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि केसेस को सॉल्व करना एक अलग तरीका है क्योंकि वो क्राइम हो जाता है उस समय, लेकिन क्राइम से पहले ही अगर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा स्पेशल कोचिंग देकर या फिर उन्हें एजुकेट कर सिखाया जाएगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे क्राइम होने की जो रेट है वो कम हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस तरह की जो गाइडेंस है वो देना काफी ज्यादा जरूरी है और इस तरह के कार्यक्रम पहले कई बार आयोजित किए गए हैं। हम चाहे वो स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के एंड पर बात करें तो इस तरह के जो सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम है वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के अगर एंड पर हम देखें तो पुलिस ने जिस तरह से नशे को खत्म करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम काफी हमने पिछले दिनों में देखे कि कराए गए उनकी तरफ से, लेकिन महिलाओं के हितों को लेकर जब बात आती है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, महिला प्रताड़ित ना हो, चाहे वो दहेज प्रताड़ना को लेकर बात करें या इस तरह की जो चीजें मैंने आपको बताई, तो इससे बचने के लिए यानी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभी ये डायरेक्शन जो है ये पास कर दी गई है एसएचओ को कि इसके ऊपर आप जो वो सख्ती से काम करिए और अगर कोई भी क्राइम इस तरह का होता है तो क्रिमिनल्स के ऊपर जो सख्त धाराएं लगाकर काम आपने करना है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है अभी से पाइपलाइन में लाया गया है और धीरे धीरे जो वो आने वाले दिनों में एक नया सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, नई तस्वीर देखने को मिलेगी जिससे महिलाओं को लगेगा कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अगर इस तरह की हमारे साथ कोई भी बदतमीजी या छेड़खानी होती है तो उसको लेकर जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर संपर्क किया जाए और कंसर्न एसएचओ को जो डायरेक्शन है मुझे लगता है कि एसएचओ इन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान जो है वो जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। पहले में और अपने जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी अंतर नजर आ रहा है
और पहले कई सवालिया निशान खड़े होते थे पुलिस की कार्य प्रणाली पर। बिल्कुल ऋषि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बहुत जरूरत है यहाँ पर, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ऋषि ने भी बताया कि एसएसपी द्वारा बैठक की गई, पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया कि महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हो रहे हैं वहां पर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने की बहुत जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं सरकारी जमीनों की। सरकारी जमीनों को खाली करवाने की मुहिम का विरोध कर रहे कांग्रेस पार्टी किसान वर्ग को लुभाने में जुट गई है। जमीनों पर बुलडोजर फेरने की मुहिम फिलहाल केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर रोक दी गई है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की कठुआ इकाई ने आज मढ़ीन तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सरकार पर किसानों को उजाड़ने का आरोप लगाया है। इस खबर जानकारी के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता यहां पर जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। उनसे जानेंगे कि किसानों को लेकर अब यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई हमें कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बात करते अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की, तो अभी तक जिस तरीके से इस पर रोक लगाई गई है और ये कहा गया है कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ देर तक उसको होल्ड पर रखा है। तो इस बीच अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है, राजनीति खेली जा रही है, गरीब किसानों के हित के लिए आज तक कोई बात हुई नहीं। तो ये सब सवाल हैं जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो रंजीव से जानेंगे। रंजीव, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को कुछ देर के लिए होल्ड पर रखा है और अब सरकार आकर यहाँ पर कांग्रेस आकर ये कह रही है कि किसानों को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है, लेकिन जिस समय एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, एनक्रोचमेंट की गई थी, उस समय भी जिस गवर्नमेंट के इस ड्यूरेशन में ये सब किया गया था उस समय कोई नहीं आया और इतने सालों से कभी किसी ने नहीं कहा कि किसानों के हित के बारे में बात नहीं की गई। तो अब जो है ये बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कांग्रेस यहां नजर आ रही है कि वो किसानों को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। मैं बताऊं कि जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट है ये जगह जगह पर चल रहा है किसानों के हक में, क्योंकि पहले जब सरकार जो है ज्यादातर समय तो कांग्रेस ने ही राज किया है, उस समय की जो जमीनें हैं वहां पे किसान काबिज थे, लेकिन अब सरकार जो नई आई हुई है इस समय जो एलजी की सरकार है उनकी तरफ से जो फरमान जारी किया है कि किसानों जो भी अवैध रूप से सरकारी जमीनों पे काबिज उसको लेकर कांग्रेस में रोष है और कांग्रेस ने किसानों को एकत्रित करके हर ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे ये धरने प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी के तहत आज मढ़ीन के सीमांत जो तहसील है हमारे कठुआ जिले की, वहाँ पर एक किसानों की तरफ से किसानों के हक में कांग्रेस ने किसानों को इकट्ठा करके वहाँ पे एक जोरदार प्रदर्शन किया, धरना भी दिया और मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए केंद्र सरकार के। उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र के इशारे पर ही जो एलजी सरकार है बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल रंजीव जिस तरीके से अब देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस जो है वो किसानों के हित में खड़ी होती हुई नजर आ रही है और सरकार के खिलाफ सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना ये है कि इसको लेकर क्या कुछ जो आगे है वो सरकार बयान देती है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो और वहीं पर हमने देखा कि अब किसानों के समर्थन में कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है, उनको सपोर्ट करती हुई। तो चलिए बात करते हैं जम्मू मैक्सी कैब एंड स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने जम्मू के बस स्टैंड परिसर व इसके आसपास के इलाकों में पार्किंग की सुविधा न दिए जाने पर प्रशासन से जवाब मांगा है। यूनियन का आरोप है कि प्रशासन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा 17 मार्च 2021 को दी गई जजमेंट को भी पालन यहां पर करती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा मैक्सी कैब और टैक्सी ऑपरेटरों को भुगतना पड़ रहा है। इस खबर पर जानकारी के लिए रितिका राजपूत हमारे साथ कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी स्टूडियो में। और आपको बता दें कि जिस तरीके से एसोसिएशन के सीधे सवाल हैं कि 17 मार्च को कोर्ट ने कहा था कि इन्हें एक टैक्सी के लिए जो पार्किंग है वो दी जाए, लेकिन आज तक इन्हें पार्किंग नहीं मिली। तमाम जानकारी के लिए रितिका आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है और पूरी मांग क्या कुछ है।
आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू में मैक्सी कैब और स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की तरफ से एक बड़ा मुद्दा उठाया गया। इनका कहना है कि हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं इन्हें कि यहाँ पे केसी से लेके पीएचई ऑफिस तक जो बीसी रोड पड़ता है वहां पे राइट साइड का जितना भी एरिया है वो इन्हें अपनी टैक्सी को पार्क करने के लिए दे दिया जाए, परंतु हाई कोर्ट की डायरेक्शंस होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार इन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर कोई भी टैक्सी वहां पार्क की जाती है तो बड़े बड़े इन्हें चालान कर दिए जाते हैं, लेकिन डायरेक्शंस दी गई हैं उसके बावजूद भी सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी मनमानी करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। इसीलिए इनकी तरफ से यही मांग की जा रही है जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं कि कंसर्न जो भी यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं उन्हें डायरेक्ट किया जाए कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स वहां पे अपनी गाड़ियों को पार्क करने की कोशिश करते हैं उन्हें परेशान ना किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रितिका राजपूत, और जिस तरीके से आपने सुना कि रितिका ने पूरी जानकारी दी कि अब टैक्सी ड्राइवर्स का ये कहना है कि उन्हें बीसी रोड के एक साइड पर पार्किंग की जो सुविधा है वो दी जाए, क्योंकि कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।